गौ माता की प्रति जो सेवा का भाव है या हुँ, फिर हुँ। गव्य मार्ट, इसकी कैसे शुरुआत हुई? कैसे ये थॉट आपके उसमें आया? हमारे घर में जो माहौल है, वो इस तरीके का है कि नित्य पूजा होती है दोनों टाइम। लोग गौशाला जाते हैं, पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। तो थोड़ा गाँव जैसा जो कल्चर होता है ना, तो शुरू से मैं उस कल्चर में रहा। गाय, इन्हें सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया हुआ है। गौ-माता जीवन भर हमें दूध देती है, अमृत समान घी देती है, पाँचों गव्य जिसके काम के हैं। हवन, अग्निहोत्र सब जगह पर गाय की महिमा है। 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा, गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर। रिसर्च भी हो रखी है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रखे हैं कि गोमूत्र देने से कैंसर सेल्स खत्म होती है। अगर आप नंगे पैर गोबर पे चलते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है। भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उस टाइम केवल जो 2-3 परिवार वही बचे थे रेगुलरली जो गाय के गोबर के कंडों पर हवन करते थे या जिनके घर की दीवारों पर गोबर लिपा हुआ था। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी को हार्ट इश्यूज है तो उसे बिलोना का घी यूज करना चाहिए। वो उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हमारे सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? गौ माता क्यों कहते हैं? क्या गाय के दूध से बना घी, गौमूत्र, इसके अलावा गोबर हो गया और ऐसी कई सारी चीज़ें हो गई, क्या वाक़ई में इनका हेल्थ के लिए, पर्यावरण के लिए कोई बेनिफिट है या फिर ये एक मान्यता है? ऐसे कई सवाल लोगों को होते हैं। तो आज हमारा एक बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट है जिसमें हमने आमंत्रित किया है गव्य मार्ट के फाउंडर रविंद्र सिंह शेखावत जी को हमने इनवाइट किया है। जो गव्य मार्ट एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी वेबसाइट है gavyamart.in पे आपको गाय से बने घी और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एन्जॉय द पॉडकास्ट। रविंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीएचजे शो में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप अगर थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपका गौ माता सेवा किस तरह से गौ माता की प्रति जो सेवा का भाव है या हुँ, फिर हुँ। गव्य मार्ट, इसकी कैसे शुरुआत हुई? कैसे ये थॉट आपके उसमें आया? जी, जी, जी। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और हमारे घर में जो माहौल है, वो इस तरीके का है कि नित्य पूजा होती है दोनों टाइम। जो भी अमावस, पूनम, एकादशी उस टाइम हम लोग गौशाला जाते हैं, पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। तो थोड़ा गाँव जैसा जो कल्चर होता है ना, तो शुरू से मैं उस कल्चर में रहा और इसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा गौ सेवा के प्रति बचपन से रुचि थी। और अच्छा, फिर जब बचपन से। स्टडीज़ वगैरह मेरी कंप्लीट हुई और फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो फिर गाय से रिलेटेड कुछ करना था और एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे थे, तो उसकी वजह से फिर गव्या मार्ट की शुरुआत हुई। पहले मैं इन जनरल स्पिरिचुअल था, उसके बाद में एक बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज और ये ओके। राजीव दीक्षित जी को जब से मैंने सुना, तो इनके विचारों ने मुझे एकदम टर्न अराउंड कर दिया कि इस फील्ड में कुछ करना है, गाय के लिए कुछ करना है। तो उनके जो संकल्प हैं, उनके विचार से आपके जीवन यस, पे काफ़ी असर हुआ। यस, यस, यस। एक चीज़ मैं जो इम्पोर्टेंटली पूछना चाहूँगा कि गाय, जी, इन्हें सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया हुआ है, जैसे गौ माता कहते हैं। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? देखिए माँ क्या करती है, हमारी माँ हमारा ओवरऑल ख़्याल रखती है, हमारा राइट। पोषण, संरक्षण, संवर्धन, हम सही से बढ़ें, उसी तरीके से गौ माता है। गौ माता हमें माँ तो 1 साल 2 साल तक दूध पिलाती है। गौ माता जीवन भर हमें दूध देती है, अमृत समान घी देती है, जिसके गव्य पाँचों गव्य जिसके काम के हैं। हवन, अग्निहोत्र सब जगह पर गाय की महिमा है। जब हम शादी करने जाते हैं तो हमारे यहाँ गोदान कहा जाता है। हाँ, हाँ। जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं वैतरणी नदी पार गौ माता करवाती है, तो उस टाइम गोदान का महत्व है। तो हमारे जो संत थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने ज़माने के, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गाय को हर इवेंट के अंदर ऐड कर दिया। जैसे कि अगर आप घर में कोई हवन कराएंगे, हर साल 2 साल में कोई बंदा हवन या यज्ञ करवाता है, तो उसके अंदर गाय का घी चाहिए। अब वो किसी का भी घी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने गाय का घी बोला। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम गाय का घी उसको खिलाया जाता है, उसको ये गाय के घी से दीपक जला के उस टाइम रखा जाता है, ये उसकी महत्वता है। जो 16 संस्कार हैं हमारे, तो हर संस्कार में कहीं न कहीं उन्होंने गाय को जोड़ा, ऐड किया। जैसे मैंने बताया गोदान शादी के वक्त करते हैं, डेथ के वक्त भी करते हैं।
तो इस तरीके से गाय हमारे लिए माँ है, और हमारे साधु संतों ने ये बताया है कि इसको मातृत्व की तरह हमें रखना है। ये कोई पशु नहीं है, और माँ की तरह ही वो हमें प्रेम देती है। हमें अच्छा बच्चा बनना है और उसको मातृत्व के भाव से देखना है। इनफैक्ट जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, गौ माता, इनको राष्ट्र माता का दर्जा ये कहाँ पे इस तरह से दिया गया है? देखिए, हमारा जो सनातन संस्कृति है, जितने भी वेद हैं, जो पुराण हैं, जो हमारे अभी संत हैं, राजेंद्र दास जी पूज्य, मलुक पीठ वाले महाराज जी, पथमेड़ा महाराज जी, गोपाल मणि जी महाराज जी, जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे, इन सारे लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो सारे लोग ये बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑफिशियली ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कहते भारत, हैं, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, ऑफिशियली ये नहीं हुआ, बट ऐसा ऑफिशियली सुना नहीं हुआ है, काफी और हुआ है। ऑफिशियली भी करने के लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। गोपाल मणि जी महाराज बहुत अच्छा एक आंदोलन चला रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और लगभग 2014-15 से चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी आंदोलन हुआ, उसी वक्त मेरा भी टर्न अराउंड हुआ कि नहीं, गाय के लिए कुछ करना है, और इसकी वजह से फिर हम इससे जुड़े। बाकी गाय माता है ही, गौ माता राष्ट्र माता है ही। सरकार कोई चीज़ माने या ना माने, अगर सारी जनता मानने लगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप किसी को आदर्श मानने लगे, मान लीजिए भगत सिंह जी है, उनको सरकार ने कोई नहीं दिया कि ये कौन है नहीं है, बट अगर सारा यूथ उन्हें फॉलो करता है तो वो अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो गौ माता, सरकार अगर उनको राष्ट्रमाता का दर्जा देती है तो बहुत अच्छी बात है, इस दिशा में काम हो रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर वो नहीं भी करते हैं, हमारे लिए तो वो माँ है ही, और हमारे जितने हजारों हजारों जो सनातनी बंधु हैं, उन सब के लिए गौ माता राष्ट्र माता के समान ही है। माँ से ज़्यादा बढ़कर गौ माता है। मतलब एक आस्था है एक आस्था हमारा। है, बिल्कुल ये आस्था है। और मैं, ये केवल मेरी आस्था नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म की आस्था है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का मूल गाय है, तो बट इसमें गाय से ही सब कुछ है। क्या होता है ना, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कई लोग, कुछ प्रतिशत जैसे गाय को एक पशु के रूप में ही मानते हैं, या फिर जी, वो कहते हैं कि ये सब तो एक मान्यता है, अंधविश्वास कहते हैं उनके, उसके उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपने एक वर्ड बोला अंधविश्वास। मैं अंधविश्वास को नेगेटिव वर्ड नहीं मानता, मैं ओके। अंधविश्वास को पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि अगर हमारे शास्त्रों में कोई चीज़ लिखी है, शास्त्रों में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो ऑथेंटिक है, उनमें से हम लोग तर्क के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के घी से हवन करना चाहिए, तो उस हवन का साइंटिफिक वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? कि जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि में जब घी को आहूत किया जाता है, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, उसका ऑरा इम्प्रूव करती है, पॉजिटिविटी को लाती है, जितने भी बैक्टीरियल, माइक्रोब्स, पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म करती है। तो उसका वो साइंटिफिक वैल्यू है। आज इसके ऊपर नासा ने रिसर्च कर रखा है, हवन के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, और वो लोग भी मानते हैं कि गोबर रेडिएशन को कम करता है। उसके अलावा ये जो हवन है, इससे तरंगें निकलती है, ऊर्जा निकलती है जो पॉजिटिव होती है। तो गाय के जितने गव्य हैं उन सब से ऊर्जा निकलती है। गाय का खुद का ऑरा बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप अगर उस ऑरा में भी चले जाते हैं तो आप पॉजिटिव फील करने लगते हैं। राइट। जी। आपने जैसे तो आपका क्वेश्चन क्या था कि कुछ लोग पशु मानते हैं और ये हाँ अंधविश्वास मानते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने अंधविश्वास। अंधविश्वास का आंसर दिया कि अंधविश्वास को भी गलत शब्द दिया गया है। देखो, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है जो सही है, पर हम अभी तक इतने डेवलप हुए हैं कि हमको उसमें से 30% चीज़ें ऐसी है जो साइंस से वेरीफाई हो गई। तो मैं तो पूरी तरीके से अंधभक्त हूँ गाय के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, उसके अंदर तर्क भी आप शामिल करेंगे तो तर्क, उसमें तर्क के आधार पर वो सही उतरेगा। लेकिन मेरे लिए तर्क मायने नहीं रखता, साइंस भी मायने नहीं रखती। अगर वो लिखा है और हमारे धर्मगुरु ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात रही पशु मानने की, तो देखिए सबका अपना अपना मत है। अभी तो कलयुग चल रहा है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धे। विपरीत तो बुद्धि। कली काल का प्रभाव है लोगों पर, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो गाय को पशु नहीं मानते, माँ मानते हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या है इनकी। करेक्ट। मैं एक और चीज़, जैसा आपने जिक्र किया ना, जब भी हवन कराते हैं जी गाय का जो घी होता है, जी मैं और 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। इसका हेल्थ के लिए और पर्यावरण के लिए क्या बेनिफिट है?
स्पेसिफिकली। जी जैसे एक तो हो गया, मैं तीन चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा, गाय का दूध, जी गौमूत्र जी और गोबर। जी आप तीनों के बारे में अगर संक्षेप में बता सकते हैं थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले गौमूत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो गौमूत्र है, उस पे साइंटिफिक यूनिवर्सिटी जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ही रिसर्च कर रखा है और भी अलग-अलग जगह पर काफ़ी सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं। बाकी लोगों के लिए ये गौमूत्र है, अगर आप इसको एलोपैथी की तरह मानें तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओके। जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, लीवर क्लींजर है, लीवर को क्लीन करती है, ओबेसिटी को कम करती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, ऑरा को इम्प्रूव करती है। और क्लिनिकली प्रूवन जो ट्रायल्स हैं वो ये है कि कैंसर पेशेंट्स को, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को गोमूत्र दिया जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे पास में एविडेंस हैं, रिसर्च भी हो रखी है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रखे हैं कि गोमूत्र देने से कैंसर सेल्स ख़त्म होती है। ओके। ठीक है, तो गौमूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उसके अलावा अगर आपको कोई रोग नहीं है तो भी गौमूत्र में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रांस एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। उसके अंदर अलग अलग तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सेहत के लिए बढ़िया है, तो गौमूत्र पीना अच्छा है। उसके अलावा गौमूत्र में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, ये भी गुजरात यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जिसके अंदर जैसे अपन कहते हैं ना, सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग। तो यस। सोना, च्यवनप्राश में कहते हैं। च्यवनप्राश में कुछ लोग कहते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर आप स्वर्ण भस्म खाते हैं या स्वर्ण का किसी पानी, जैसे आपके घड़े में पानी भरते हैं आप, उसके अंदर अगर आप सोने की कोई चीज़ रखें तो उसकी ऊर्जाएं पानी में आती है। राइट। तो गौमूत्र के अंदर स्वर्ण तत्व है और लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में। उसको रिसर्चर ने ये ट्रायल किया और उससे गौमूत्र से सोना निकालने का मेथड भी डेवलप कर लिया है, बट वो मेथड बहुत कॉस्टली है, वो सोने की कॉस्ट से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसकी वजह से अभी तक उस पर काम चल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि वो निकाल पाएँ और वो चीपर हो जाए, क्योंकि ये तो अभी इनिशियल फेज है। तो राइट। मैंने कहा ना कि अब जैसे रिसर्च तो आज हुई है 4 साल पहले, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कह रखा है कि गौमूत्र पियो, ये इम्यूनिटी देगा, सोने की वजह से इम्यूनिटी आती है। तो हमने तो मान रखा था कि होता है, साइंस ने इसे आज प्रूव किया है कि इसमें सोना है। हो सकता है आने वाले समय में वो और बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रूव करे, हो सकता है उसमें से सोना निकलने लगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो साइंस अभी पीछे है मेरे हिसाब से, जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग। मतलब इतने हजारों साल पहले जो, अब उसमें से कुछ कुछ चीज़ें, बिकॉज रिसर्च हो रहा है इस पे, बिल्कुल बिल्कुल तो वो रिसर्च हो रहा चीज़ें है। सामने आ रही है। तो एक राइट। टॉपिक हमारा हो गया गौमूत्र का। तो गौमूत्र का मैंने आपको जनरल बता दिया शॉर्ट में। इसके यूजेस क्या क्या हैं। लोग गौमूत्र पीने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो भी रोज़ गौमूत्र पी सकते हैं, एक ढक्कन एम्प्टी स्टमक। ये आपको अच्छा रखेगा, बीमार नहीं पड़ने देगा। आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बीमारी को ठीक करने का नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ रखने का है कि ओके। आप दिनचर्या करो, दिनचर्या का पालन करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा भोजन लो और फीड के अंदर आयुर्वेद और पंचगव्य को शामिल करो, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी मतलब नहीं होंगी, शरीर को मतलब ऐसा बना दो। ऐसा बना दो। तो क्योर के ऊपर आयुर्वेद कम काम करता है और बीमारी हो नहीं उस पर ज़्यादा काम करता है। तो ये बात हो गई गौमूत्र के बारे में। सेकंड आपका था गोबर, गोबर। काउडंग। तो मैं आपको बताऊं कि गोबर के ऊपर भी अभी रिसर्च हुई है। हमारे लोग तो काफ़ी समय से, देखो, संस्कृतियों में चीज़ों को जोड़ा जाता है किसी न किसी वे में। जैसे गौमूत्र का मैंने आपको बताया कि छिड़काव करते हैं, हवन करते हैं, तब पॉजिटिविटी के लिए। देवताओं की जब पूजा करते हैं तब गौमूत्र छिड़कते हैं। सोचिए अगर वो पवित्र नहीं होता तो उसको पवित्रता के लिए छिड़का क्यों जाता, नहीं करते। है ना। बाकी किसी मूत्र को तो नहीं करते, बाकी सब में तो निषेध है। गौमूत्र का आवश्यकता है, वो कंपलसरी है पूजा के लिए। ठीक है। गोबर के अंदर भी, गोबर से आंगन लीपा जाता था, उससे बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता था वो किल होता था। अगर आप नंगे पैर गोबर पे चलते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है, ये साइंटिफिक रिसर्च हो गया है। ओके। मड डिप्रेशन हाउस, कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल कम होता है। मड हाउस जो गोबर से पूरी तरीके से लिपे हुए हो, अगर उनमें आप रहते हैं तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है और रेडिएशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे नहीं होता। रेडिएशन को गोबर जो है वो कम करता है। जैसे आपका मोबाइल है, वो हर रोज़ आपको रेडिएशन दे रहा है, आप हाँ। अगर मोबाइल पे गोबर की चिप लगा लें तो वो रेडिएशन को ख़त्म कर देता है। इस पर भी साइंटिफिक रिसर्च हो रखी है। जो गोबर के घरों में रहने वाले लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर रिसर्च हो रखी है। भोपाल गैस कांड जो हुआ था उस टाइम केवल जो 2-3 परिवार वही बचे थे
जिन्होंने रेगुलरली जो गाय के गोबर के कंडों पर हवन करते थे या जिनके घर की दीवारों पर गोबर लिपा हुआ था, तो रेडिएशन उनको इफेक्ट नहीं कर पाया और वो लोग सर्वाइवल है। परमाणु परीक्षण जहाँ होते हैं वहाँ पर परमाणु विस्फोट के बाद कई कई जगह घी के हवन और दिए जलाए जाते हैं ताकि थोड़ा असर कम हो। ये तो चीज़ नहीं है। आपने जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो बहुत पहले हुई हुई थी, इसके एविडेंस है सर, ये रिटर्न ओके में है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, नीचे लिंक दे सकते हैं जो स्टडी हो रखी है उसके बारे में। मैं कोई भी चीज़ अनसाइंटिफिक वे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ओके खुद मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने एलोपैथी से फार्मेसी किया है, ओके बट मैंने इस पूरे फील्ड को चेंज करके अब मैं आयुर्वेद में आ गया क्योंकि ये एलोपैथी से बेहतर चीज़ है। उस तो मैं पहले किसी चीज़ को बिना एविडेंस के मानता ही नहीं था कि भाई एविडेंस होना चाहिए, साइंस बेस्ड होना मतलब चाहिए, तथ्यों के हिसाब से आप तथ्यों के सारी हिसाब से होना। चीज़ें बता पर रहे जब से मैं गुरुओं के संरक्षण में आया, राजीव दीक्षित जी, गोपाल मणि जी महाराज, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज और बहुत सारे संतों से हम मिलते रहते हैं, गाय का काम कर रहे हैं, तो उनके संपर्क में जब आते हैं, वो जब बातें बताते हैं फिर वो रिलेट करते हैं और वो एक बात बोलते हैं कि बेटा हमने तो ये कुछ चीज़ें रिलेट की है, सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता है, जो शास्त्रों में लिखा गया है वो सत्य है, वो आज नहीं कल उजागर होगा, कल नहीं परसों उजागर होगा, 50 साल बाद उजागर होगा, लेकिन वो सत्य है। और आज की जो साइंस है उससे कई बेहतर साइंस पुरानी साइंस थी। या एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए ना आप, योग देख लीजिए, योग देख लीजिए, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है उसे, अभी फॉलो कर रही है ना। अभी देखो योग का ट्रेंड पिछले 10-20 सालों में आया है, जबकि भारत ने योग कितने हजार साल पहले, सूर्य नमस्कार बहुत पुरानी विद्या है कि तब से लोग कर रहे हैं। अब उन्होंने उसमें क्या धर्म जोड़ना पड़ता है, ऐसे तो बंदा मानेगा नहीं। कोई भी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ के साथ जोड़ेंगे तब वो काम करेगी। उन्होंने कहा कि सूर्य की तरफ देख के और आप ये करो तो सूर्य को नमस्कार भी होगा, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। मंदिर जाने को उन्होंने जोड़ा कि आप मंदिर जाइए, आप देखिए मंदिर जाके पॉजिटिविटी आती है ना, वो बिल्कुल क्यों आती है, कैसे आती है, उसका स्ट्रक्चर की वजह से आती है, वो घंटी बजती है उसके वाइब्रेशन की वजह से आती है, किसी भी रीजन से आती है। ये पूरी एक अलग साइंस है, मंदिर भी एक साइंस है, वो पूरा साइंस के कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये पूरी बात नहीं बता के एक लाइन बता दी कि सुबह मंदिर जाना चाहिए। अब जो इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेगा उसको सारी चीज़ें अपने आप मिल रही है। जो बोलेगा नहीं मुझे तो साइंस का एविडेंस चाहिए, तो एविडेंस हो सकता है आप रिसर्च करें तो आपको मिले, कोई चीज़ का एविडेंस नहीं भी मिले। इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं ना, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन का एज में है। वो तर्क होता है कि यार हमें चाहिए। अच्छा, आपने जैसे ये 2-3 चीज़ें आपने बताई, जी आपने गोबर के बारे में बताया, आपने गौमूत्र के बारे में बताया, स्पेसिफिकली गाय का दूध, ये भी थोड़ा जी मैं और डिटेल में जानना चाहूँगा। देखिए दूध बहुत सारे पशु देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वेद हैं उनमें भी, जो अर्थवेद है उसमें भी, उसके अलावा जो मॉडर्न मॉडर्न तो नहीं कह सकते, जो थोड़ी बाद में लिखी गई बुक्स हैं जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदयम है, जो सब आयुर्वेद की बुक्स है, उन सब के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि गोमूत्र इतने टाइप का होता है, मूत्र इतने टाइप का होता है, उसमें गोमूत्र सर्वश्रेष्ठ है, दुग्ध इतने टाइप का होता है, उसमें गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ है, और जहां पर भी दुग्ध लिखा है उसका मतलब गाय का दूध है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। गाय का दूध बढ़िया होता है सेहत के लिए, ये हम सब जानते हैं। और ये रिसर्च कब हुई, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक A1 और A2 का कॉन्सेप्ट है। जो दूध होता है उसके अंदर दो पार्ट मेन होते हैं, एक तो होता है कैसीन प्रोटीन, एक होता है हमारा जो वे प्रोटीन, जिसको सेपरेट करके प्रोटीन बार वाले और ये लोग पाउडर्स वगैरह बनाते हैं। तो एक तो सप्लीमेंट्स। हाँ, ये एक तो वे प्रोटीन हो गया, एक केसिन प्रोटीन हो गया। केसिन प्रोटीन के अंदर बीटा कैसीन होता है, भारतीय नस्ल की जो गोमाता है उनके दूध में, और उस बीटा कैसीन के अंदर भी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके 67th पोजीशन पे जो है, तो उसकी वजह से वो A2 प्रोटीन है। जो जर्सी और होलिस्टन है उनका दूध जब आप पीते हैं तो उसमें BCM7 करके कंटेंट है, वो बनता है, और उसकी वजह से डाइजेशन जो है हमारा वो स्लो डाउन होता है, डाइजेशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अभी मिल्क एलर्जी है, उसका रीज़न यही है कि जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं। देसी गाय के दूध से न आपको वो हो सकती है, न आपको इंडाइजेशन हो सकता है। देसी गोमाता का जो दूध है वो एक संपूर्ण आहार है, उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आपको आहार के लिए चाहिए। ऐसे ऐसे संत हमारे समाज में हैं जो पूरे वर्ष कुछ नहीं खाते, केवल गोदुग्ध पीते हैं। उनको ओके, सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिशंस, उनका बॉडी अच्छे से चल रहा है केवल दुग्ध पे। तो उसमें सारी चीज़ें हैं। इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसको बैलेंस डाइट हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ। तो दूध
दूध को केवल अभी हमारा साइंस, अभी हम साइंस में कहाँ तक पहुंचे, ये तो हो गई आयुर्वेद की बात। अभी जैसे A1 A2 का कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने आपको मॉडर्न वे में बताया, ये भी अभी 5-7 साल पहले डिस्कवर हुआ। इससे पहले A1 A2 था ही नहीं। हमने जब 2016 में ये गव्या मार्ट का घी बेचना शुरू किया, तो हम उस डिब्बे पे लिखते थे भारतीय नस्ल की देसी गौमाता का घी। ओके। ठीक है। बाद में जब ये रिसर्च हुई, किसी साइंटिस्ट ने इसमें प्रूव किया, और फिर वो लिखा जाने लगा कि A2 लिखो, ये अब A2 है, और A2 एक कीवर्ड बन गया। ओके। हमारे लिए वो A2 नहीं था, तब भी भारतीय नस्ल की गोमाता का दूध और घी था। वो हमारे लिए तब से इम्पोर्टेंट है, हम तब से बेच रहे हैं। अब लोगों को A2 चाहिए तो हम बता रहे हैं कि हाँ जी हमारा A2 है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई A2 घी बढ़िया होता है, A2 पता नहीं क्या होता है। जबकि भारतीय नस्ल की जो भी गोमाता है, किसी भी नस्ल की, वो जो दूध देती है, उसका जो दूध है उसके अंदर जो प्रोटीन है, उसके अंदर A2 टाइप का प्रोटीन है, जिसकी वजह से उसके गुण आते हैं। और ये तो अभी इतने प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर एक मॉलिक्यूल पे रिसर्च हुई है, उसमें वो A2 निकला है। ऐसे और कितने मॉलिक्यूल होंगे जो सेहत के लिए अच्छे हैं, जिन पे अभी रिसर्च नहीं हुई है। ये तो अभी रिसर्च हुई है ना। आप सोचो कि ग्रंथों में इतने साल पहले उन्होंने लिख रखा है कि जहाँ दूध पीना है वहाँ गाय का पियो। इतने सारे पशु थे, उन्होंने पालतू बहुत सारे लोगों को बनाया, लेकिन गाय को माँ का दर्जा दिया, उसके साथ में हमारी सारी चीजें हुई, रीजन है और इसका, of उनको course। उसका ही दूध हम पिलाने लगे। पंडित जी जब घर आते तो बोलते थे नहीं भैया शादी है तो आप गाय का घी कहीं से लाओ, उससे ही हवन होगा, बाकी से नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने भी अपनी पीढ़ियों से सीखा। अब वो उन्होंने उस पर लॉजिक नहीं दिया कि गाय का क्यों चाहिए। अगर जजमान कुछ भी घी ले आए तो भी वो करवा देते हैं, लेकिन वो एक बार बोलते हैं कि भाई गाय का लेके आओ। समझ गए। तो उस साइंटिफिक रीजंस सब चीज़ों के साथ जुड़े हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं अभी। ये रिसर्च अभी 10 साल पहले हुई है, उससे पहले भी हम तो घी बेच रहे थे। सारी दुनिया घी बेच रही थी और बोल रही थी कि भाई भारतीय नस्ल की गाय का घी है। ये है कि साइंस आने के बाद में, जब ये रिसर्च हुआ, उसके बाद में A2 का ट्रेंड बढ़ा, लोग गाय को जानने लगे। तो मैं साइंस को बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो साइंस क्या करता है कि जो चीज़ें प्रूवन हैं, आप कहीं पर भी उस पर टेस्ट करोगे तो वो सही आएगी, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम पे। बट हमारे शास्त्रों में पहले से सारी चीज़ें लिखी है, सब चीज़ें बता दी गई है। उसके अलावा दूध का केवल एक ही A2 होने की वजह से सब कुछ नहीं हो जाता, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसका दूध बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे किसी माँ को दूध नहीं आ रहा है तो उस टाइम गाय का दूध पिलाते हैं, माँ के समान है। गाय का दूध और माँ के दूध में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए मतलब एक इसके जो लिए दर्जा उसको दिया गया है वो सब शास्त्रों में पहले से। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद ऑडियंस को नहीं पता हो, कि जैसे जितने पशु होते हैं ना, जैसे भैंस मान लेते हैं, जर्सी मान लेते हैं, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो देसी गौमाता है उनका इंटरनल टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस होगा। जो बाकी है उनका ज़्यादा है, 40 है, 42 है। अच्छा, तो वो टेम्परेचर भी सिमिलर। टेम्परेचर भी सिमिलर है हमारे से। ओके। तो उनका जो दूध है वो माँ से सबसे नियरेस्ट है, इजीली डाइजेस्टेबल है, लो फैट है, जो ओके। आपको एक्टिव रखता है। अगर आप मैं ऐसा नहीं कहता कि भैंस का नहीं पीना चाहिए, भैंस का, हाँ अभी साइंस जो रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग तो भैंस का दूध भी A2 है, तो फिर भैंस का क्यों नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों में गाय का क्यों बोला, उन्होंने तो A1 A2 कुछ बोला नहीं। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध जो होता है उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उससे आलस्य आता है, बुद्धि जो होती है वो तीक्ष्ण नहीं होती। गाय का घी खाओगे तो बुद्धि कुशाग्र होगी, तीक्ष्ण होगी, तेज होगी। जबकि भैंस का घी खाओगे तो आपको लिथार्जी फील होगी, आलस आएगा, सोने का मन करेगा। तो जो लोग बॉडी बिल्डर है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनको मसल्स चाहिए, उनको भैंस का घी खाना चाहिए। जो आम भारतीय हैं, जो रूटीन वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लिए देसी गौमाता का जो घी है वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसका रीजन अब ज्यादातर तो जो आप कह रहे हैं, ज्यादातर जी लोग तो भैंस का दूध ही पीते हैं। यस, ज़्यादातर लोग भैंस का पीते हैं। उसके अलावा जो पाउच का दूध पीती है पूरा भारत, तो वो भी जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी के पास में देसी गाय का घी नहीं है या अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो भैंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जर्सी और हॉलिस्टन का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। वो आपको सेहतमंद बनाने की बजाय रोगी बनाएगा, वो आपको बीमार करेगा। सेम ये बात दूध पे भी लागू होती है। अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर पी रहे हैं तो देसी गौमाता का पिए। अगर जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन पियेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी कम होगी, आपकी तार्किक
शक्ति कम होगी, आपकी जो इमेजिनेशन की शक्ति है वो कम होगी। और ये साइंटिफिक एविडेंस है। आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपको हार्ट के डिजीज़ होने लगेंगे, मोटापा बढ़ने लगेगा, ओबेसिटी होने लगेगी। तो ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी कॉन्स्टिपेशन होने कॉन्स्टिपेशन लगता होने है। लग गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक हमने ये खोजे हैं कि इतनी इतनी चीज़ें इससे होती है, जबकि उन्होंने पहले से बोल रखा है कि इसका ही पियो। इसका मतलब उन्होंने इन पे सारी रिसर्च कर ली कि भाई ये 20 ऑप्शन है, इसमें से ये बेस्ट है, इसको यूज़ करना है। सेकंड बेस्ट पे उन्होंने भैंस को बता दिया, बाकी तो उन्होंने किसी का नहीं कहा। मेडिसिन के लिए कोई किसी पर्टिकुलर भेड़ का या किसी का कहा होगा किसी चीज़ के लिए, कोई जॉइंट पेन के लिए, बट पीने के लिए सबसे बेस्ट गोमाता का गाय दूध का, है। गौ माता का दूध, राइट राइट राइट। जी। हम एक और चीज़ में थोड़ा और संक्षेप में हम इस पे बात कर सकते हैं। घी की स्पेसिफिकली बात करेंगे। जो गौ माता के जो दूध से जो घी बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अ, प्रकार तो क्या है सर, पहले तो सिर्फ एक ही प्रकार था। हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है वो जो मेथड है जिसको अभी हम आजकल बिलोना घी कहते हैं, या बिलोना अभी घी। हम लोग इसको A2 बिलोना घी कहने लग गए, क्योंकि A2 एक नई रिसर्च होके आई कि भाई A2 यानी भारतीय नस्ल की देसी गाय के दूध से बना हुआ। हालांकि घी के अंदर प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन वो जो सोर्स होता है वो मायने रखता है कि कौन से सोर्स से बना है। आया तो आखिर वहीं से है, हालांकि उसमें प्रोटीन नहीं है, बट A2 मिल्क से बनाया गया है। तो A2 मिल्क से बनाया घी। और बिलोना मेथड हमारी पौराणिक संस्कृति है, जो हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो ऋषि मुनियों ने डेवलप की, और उसके अनुसार जो घी बनता है। अब मैं लोग ये कहेंगे कि इसका कहाँ साइंटिफिक एविडेंस है कि इसको मशीन से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, या अगर उसको चर्निंग करेंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज स्लो स्पीड पे आरपीएम पे, तो उस पर भी अभी स्टडीज़ चल रही है। कुछ कुछ स्टडीज़ ने प्रूव भी कर दिया है कि इस मेथड से बना हुआ घी ज़्यादा बेहतर है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आपके पास ऑर्गेनिक गेहूँ है, 1-1 kg। एक गेहूं को आप चक्की पे पिसवा लेते हो, जो कन्वेंशनल चक्की है, बहुत तेज़ स्पीड में घूमती है, उससे जो गर्म आटा निकलता है वो आटा हो गया। वही गेहूं आप 1 kg अपने हाथ से, जो हम घर में घट्टी घुमाते थे पहले, उससे घुमाएंगे, तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंटैक्ट रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तन का राजीव भाई बहुत बोला करते थे कि एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी खाना बनाओगे तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू 70% कम हो जाएगा। उसका साइंटिफिक एविडेंस उन्होंने दिया है। अच्छा, धातु के साथ भी? धातु के साथ भी इतना फर्क पड़ता है। तो आप ओके। सोचिए कि हर चीज़ का महत्व तो है ही। हम बात कर रहे थे घी के बारे में, तो जो हमारे शास्त्रों में घी लिखा गया है वो बिलोना का घी है। बिलोना का घी बनाने की क्या तरीका है, या गव्या मार्ट में हम किस तरीके से घी बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो घी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मिल्क क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा क्वालिटी का मिल्क हो, और अच्छी क्वालिटी का काऊ ब्रीड हो, और तीसरी चीज़ आती है उसका फीडिंग अच्छा हो, उसको जो खिलाया जा रहा है। तो पहले इस पे हम बात करते हैं। तो हमारे पास में जो भारतीय नस्ल की गोमाता है वो कांकरेज गोमाता है। कांकरेज? कांकरेज, कांकरेज गुजरात में एक ज़िला भी है। कांकरेज बहुत ही पुरानी नस्ल है। आप भगवान कृष्ण की जो भी फोटोग्राफ्स देखते हैं उनमें पीछे जो वाइट कलर की गाय है बड़े सींगों वाली, वो कांकरेज गाय है। अच्छा। ठीक है, आप सोचिए उस समय से ये गाय है। ओके। तो आप रिलेट कर लीजिए कि राइट किस राइट, तरीके से हुआ। श्योर। हालांकि उस फोटोज भी बाद में बने, मान लो कि फोटोज बनना 500 साल पहले शुरू हुए, लेकिन जब जिन्होंने 500 साल पहले बनाया उनके पास भी वो गाय थी। मतलब जहां से भी ये शुरू हुआ हो, हालांकि उतना पुराना डिटेल्स तो अपने पास नहीं है कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते थे, वो हमने कुछ बनाया, कुछ शास्त्रों ने, कुछ ऋषियों ने कुछ दिया होगा, जो विजुअल्स जो भी हमारे। विजुअल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। जब से पेंटिंग शुरू हुई तब उन्होंने जो गाय बनाई उसके बड़े सींग थे, वो वाइट कलर की थी, इट मीन्स वो कांकरेज थी। तो वो कांकरेज गाय हमारे पास में है। हमारे पास में 2 नस्लें हैं, कांकरेज और गीर। गीर पे हम बाद में बात करते हैं, ज़्यादा हमारे पास में कांकरेज पे हम कांकरेज लोग है। काम करते हैं। तो कांकरेज हो गई सबसे पुरानी नस्ल। उसके अलावा अब इस कांकरेज गाय का क्या महत्व है, इतनी सारी नस्लें हैं, इनमें कांकरेज ही बेहतर क्यों है? तो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जितनी नस्लें हैं उनमें कांकरेज सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो गाय है ये 2 डिग्री टेम्परेचर से लेके और 50 डिग्री टेम्परेचर तक रह सकती है। इसका ओके। इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत है, इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, ये सबसे हट्टी कट्टी और मजबूत, सबसे बल्कि काऊ होती है। ठीक है, उसके जो सींग हैं
वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हैं, जो प्रकृति से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब खींचते हैं। जैसे टावर्स नहीं लेते हैं एनर्जी हाँ हाँ को, हाँ हाँ, फ्रिक्वेंसीज को, मोबाइल टावर्स वगैरह मोबाइल होते टावर्स, तो वैसे ये इसका भी पूरा साइंटिफिक एक साइंटिस्ट ने रिसर्च कर रखा है कि अगर हॉर्न्स अगर हम गाय के काट देते हैं तो वो उतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट से नहीं सक कर पाती है, जबकि अगर उसके सींग होते हैं तो वो कर पाती है और ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। गाय के चारों तरफ एक ओरा होता है, अगर आप ओरा में मानते हैं तो ह्यूमंस का भी ओरा होता है, लेकिन गाय का जो ओरा है वो सबसे विस्तृत, सबसे पॉजिटिव और विजिबल, जिसको हम जो पॉजिटिव एनर्जी चेकर इक्विपमेंट्स हैं उनसे चेक कर हैं, सकते और हैं, वाइब्स जिसको कहते वाइब्स हैं। जिसको बोलते हैं, तो वो उसके अंदर होती है। उसके अलावा इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनको बीमारियां होती ही नहीं है इस गाय को, तो इसका दूध भी बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला है। उसके अलावा एक तो बीमार नहीं होती, जो दूध है वो मोस्ट न्यूट्रिशियस मिल्क ये देती है, सबसे पुरानी नस्ल है, अगर इसके अंदर कोई भी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराई गई हो तो बहुत ही हेल्दी मिल्क ये देती है। ये बहुत स्वामी भक्त होती है, अपने बच्चे के प्रति और अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होती है, तो इसका जो दूध पीने वाले लोग हैं उनमें भी इसका गुण आता है। जिस तरीके की चीज़ें कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। ओके, मतलब जो, जैसे आपने गाय की बात की, उनका दूध इस तरह के गुण होते, तो हम जो उसको कंज्यूम करते तो उसके हमारे में अंदर भी वो गुण आएंगे। वो गुण आएंगे। ओके। वो पहले, हालांकि ये थोड़ा इरिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन पहले राजा नहीं बोलते थे कि मेरा दूध मत ले जाना। एक जब युद्ध में बच्चा जाता था तो माँ उसको बोलती थी कि भाई मैंने तुझे दूध पिलाया है, तू मेरा दूध मत ले जाना, युद्ध में अच्छा करना, तो मतलब तूने मेरा दूध पिया है। या फिर ऐसा बहुत मान्यताएं हैं, ये थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट समझने वाले समझ जाएंगे। उसके अलावा जैसा हम खाते हैं ना वो श्योरली हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। तो अगर जो दूध हम खाएंगे तो उस वो जहाँ से आ रहा है, हैप्पी काउज है, हेल्दी काउज हैं, जो ब्रीड है, उसका असर 100% पड़ता है सोर्स सोर्स के ऊपर। मैं कह रहा हूँ फूड जो जनरली अपन गेहूँ बाजरी जो खाते हैं ना, उसका सोर्स भी मायने रखता है कि वो बाजरी कहाँ पे पैदा हुई, उसको किस लैंड पे, गुजरात में उगाया गया या राजस्थान में उगाया गया, उसको पानी बरसात का मिला या ट्यूबवेल का मिला, उसका कैसे कटाई की गई, उसका सेपरेशन कैसे किया, हर चीज़ इम्पेक्ट करती है सर। वी ऑल आर एनर्जीज, और एनर्जीज हर फॉर्म में स्टोर होती है, स्टेप बाय स्टेप इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो पहले हमने बात कर ली गाय पे, तो हमारे पास सबसे अच्छी नस्ल की सबसे बढ़िया कांकरेज गाय है। उसके अलावा हम बात करते हैं फीडिंग की, हम बात कर रहे हैं घी की, घी के लिए सबसे अच्छी चाहिए गाय। उसके बाद चाहिए कि उसका जो मिल्क है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो और उसको फीडिंग अच्छी मिले। तो मिल्क सबसे बेस्ट क्वालिटी का कब मिलेगा, जब उसको अच्छा खाना मिलेगा और वो हैप्पीली रहेगी, अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट। तो हमारी जो काउज हैं वो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे जो अरावली का क्षेत्र है वहाँ पर चलती है, तो वहाँ पर वो अपने स्वच्छंद रूप से विचरण करती है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलती है, और पैदल चल के हर्ब्स खाती है, जो घास उगा हुआ है वो खाती है। उनको बहुत कम हम ड्राई फीड देते हैं, बाकी जनरली वो अपने हिसाब से लगभग 10 से 15 किलोमीटर डेली वॉकिंग करती है। बांधी हुई गाय नहीं है हमारी। बाकी सारी जगहों पर क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियल फार्म है तो वो एक शेड लगा देंगे, वहाँ पे 100 काउज ले आएंगे, उनका एक डाइट चार्ट बना देंगे कि इनको ये प्रोटीन देना है, ये कार्ब्स देना है, ये फीड देना है, इससे दूध बढ़ेगा और इससे कैल्शियम देना है। एक होता है कि हमारी गाय आराम से चल रही है, अपनी मर्जी का खा रही है, हेल्दी और हैप्पी है, वो अपने बच्चों के साथ में है, तो उस तरीके से हमारी गायें रहती है। तो उससे जो मिल्क निकलेगा वो मोस्ट न्यूट्रिशियस मिल्क होगा, उससे जो घी बनेगा वो मोस्ट न्यूट्रिशियस घी बनेगा। अभी थर्ड थिंग आती है कि घी बनाने का मेथड। हमारे पास गाय बहुत बढ़िया हो गई, हमारे पास में फ्री ग्रेजिंग हो गई तो मिल्क बहुत अच्छा आ गया। उसके अलावा हम मशीन से मिल्किंग नहीं करते हैं। अब जैसे 100 गायों का फार्म है तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सब जगह वो मशीन्स लगा देते हैं, तो वो गाय को भी पेन होता है उससे, गाय हैप्पीली फील नहीं करती, और पता नहीं चलता है कि फील नहीं है उसके अंदर, एनर्जी नहीं है, वो नेचुरली नहीं वो होता नेचुरल नहीं है, वो उसको बस सक कर लो, जितना आ रहा है उतना निकाल लो। हमारे यहाँ क्या है कि हम पहले बछड़े को पिलाते हैं, फिर हाथ एक सॉफ्ट टच देते हैं गाय को। हमारे यहाँ तो गाय ऐसी है कि भाई रोज ये दूधती है तो इसी से धुआएगी, जो जो लेडी रोज दूध निकाल रही है वही निकाल सकती है, दूसरा निकालती है तो भी उसको पता चल जाता है, उसके दूध के अंदर फर्क पड़ जाता है कि जैसे वो 3 लीटर देती है या 5 लीटर देती है तो थोड़ा कम देगी, किसी दूसरे ने निकाला तो मतलब 300-400 ml का फर्क आ जाता है। तो गाय सेंसिटिव है, तो मतलब यहाँ पे भी ऑरा वाइब्स, उनको पता लग जाता है कि निकालने कोई वाला निकाल जो रहा है, कोई उसके निकाल रहा साथ है। उसकी पॉजिटिविटी
जुड़ी हुई है, वो बछड़ा उसके सामने खड़ा है तो वो उसको प्रेम कर रही है, उसको चाट रही है, वो दूध दे रही है, उस टाइम गोमूत्र कर रही है, तो ये नेचुरल थिंग है। एक है कि भाई सारे बछड़े अलग खड़े हैं और सब पे मशीन्स लग गई, वो बटन दबाया, वो जब तक दूध है तब तक निकालेगा, जितना उसमें एनर्जी है, जितना वो शक कर सकता है। गाय पेन में है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ उसको ब्लीडिंग वगैरह किसी दिन हो रही तो हाथ से कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई इसके कट लगा हुआ है, वरना वो तो सिर्फ खींचने का ध्यान रखेगा। तो ये हम हैंड मिल्किंग करते हैं। उसके बाद में जो मिल्क हमारे पास में आया, हम कोशिश करते हैं कि वो, अभी जैसे आप पाउच का जो दूध पीते हैं ना, वो पता नहीं कब उसको सोर्स किया गया, फिर उसको स्टोर किया गया, पास्चुराइज किया गया, फिर 2-2 3-3 दिन, ये तो प्रूवन है कि 3-4 दिन वो स्टोरेज टैंक में पड़ा है, फिर उसको पाउच में पैक करेंगे। उसके अंदर अगर कुछ कम है, जैसे मान लो फैट कम है तो फैट ऐड कर देंगे, अगर एसएनएफ कम है तो एसएनएफ ऐड कर देंगे। जो उन्होंने पाउच पे लिखा है वो उसको मेंशन करना पड़ेगा ना, कि 6 फैट लिखा है तो 6 फैट अंदर होना चाहिए, एसएनएफ 8 लिखा है तो 8 अंदर होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो नेचुरली जो उसने दे दिया, जितना फैट है वो हमने ले लिया और उसको आगे घी बनाने के लिए यूज़ कर लिया। तो हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, जितना जल्दी कोशिश करते हैं, जितना जल्दी जो दूध आया उसको गर्म किया जाता है। पूरे दूध को गर्म करके उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसके बाद में उसका दही जमाते हैं। दही मिट्टी के बर्तन में हम जमाते हैं, उसके बाद में मिट्टी का भी उसमें इफेक्ट आता है। ओके जो ओके ओके, पहले पूरा दिन मतलब पूरा नेचुरल पूरा प्रोसेस है नेचुरल आपका, आपका प्रोसेस, कहीं पे मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल पूरा एक है नहीं। नेचुरल प्रोसेस उसके है। बाद में फिर हम लकड़ी के चर्नर से उसका क्लॉक एंटी क्लॉक चर्निंग करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने मशीन बना ली है कि चर्नर राइट और लेफ्ट घूमेगा, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, और वो स्लो स्पीड पे घूमेगा, उसका आरपीएम हमने कम कर दिया है। तो उससे जो घी बनेगा ना, जो उसका दूध पहले हुआ, फिर गर्म हुआ, दही बना, क्लॉक एंटी क्लॉक चर्निंग हुई, उससे मक्खन निकला, मक्खन को हाथ से अलग किया, फिर उस राइट। मक्खन को धीमी आंच पे गर्म किया गोबर गैस पे ही, और उससे जो गोल्डन एलिक्सर आया, जिसमें जो फ्रेगनेंस, उसका जो टेस्ट है, वो जो बिलोना घी, जिसको हम A2 बिलोना घी कहते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा है। तो वो घी हम लोग सेल करते हैं। मार्केट में जो जो घी मिल रहा है उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, एडेड थिंग्स, पाम ऑयल, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो घी जब भी आप लें, ये आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस, आई एम कमिंग ऑन दैट। ये फ़र्क कैसे पता लगेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि एक आप जैसे नेचुरली प्रोसेस करते हैं, जी मार्केट में जी, जैसा मैं समझ सकता हूँ कि केमिकल या जो जैसे भी जो बनाते हैं, जैसे भी बनाते फ़र्क हैं। कैसे पता लगेगा ये? देखिए, मेरे को तो पता चल जाता है उसकी एरोमा से, देख क्या? के, नहीं, एक उसको लेमैन को, एक टेस्ट जिसको नहीं टेस्ट पता इस करके बारे में कुछ। कि उसका टेस्ट कैसा है। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इस पे, साइंटिफिकली टेस्ट भी हैं कि पाम ऑयल के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो मैं आपको बताऊं, गाय का घी जो होता है ना, वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। आप क्या कीजिए, एक जनरल कमर्शियल जो घी है उसको एक हथेली पे रखिए, बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब 1/4 स्पून डालिए, और दूसरे हाथ में हमारा बिलोना का घी 1/4 स्पून डालिए, दोनों हाथों को रखिए। आप देखेंगे कि हमारा घी जल्दी मेल्ट होगा, जो दोनों सॉलिडी फॉर्म में हो। और तो हाँ, वो क्या होता है, गाय का घी बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ओके। ये गाय के घी की पहचान हो गई। उसके अलावा आपको देखना हो तो गाय का घी गर्म करने जब होंगे ना, तो जल्दी से गर्म हो जाता है, बाकी में टाइम लगता है। उसके अलावा अगर आप पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरता रहता है, नीचे नहीं जाएगा। जबकि जो वनस्पति घी और ये सब जो होंगे, उसका अगर आप टुकड़ा ऐसे उठा के गाढ़ा जो होगा वो डालोगे तो वो पैंदे में चला जाएगा। ओके, तो वो एक घर पे वो टेस्ट सिंक कर नहीं होगा, सकते हैं। मतलब गाय का घी ऊपर हाँ, रहता वो है, ऊपर ही तैरेगा, ऊपर ही वो तैरता हल्का रहता है और वो ओके। फैल जाएगा लिक्विड होके। अगर बहुत ठंडा पानी है तो वो क्या होगा कि फैलेगा नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर तैरेगा। और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो फैल जाएगा अच्छे से राइट। और मेल्ट जल्दी होगा। उसकी जो चिकनाई है वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। आपने घी यहाँ हाथ पे लगा लिया और दूसरे हाथ पे आप दूसरा कोई केमिकल बेस्ड घी लगा लीजिए, तो इसमें क्या होगा, अगर सिंथेटिक फ्लेवर होगा तो वो तो आपको अलग से पता चल ही जाएगा। देखो, गाय, कई लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि गाय के घी में बहुत ही तेज खुशबू आती होगी। क्यों है ये मिसकंसेप्शन? क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ने वो आर्टिफिशियल डाल डाल के उसमें फ्रेगनेंस और ऐसा बना दिया है कि भाई उसमें बहुत तेज खुशबू आएगी। जबकि गाय की घी में जो है ना, एकदम भीनी खुशबू आती है, लॉन्ग टर्म ओके, रहती है, पर भीनी खुशबू, ऐसे लाइट मीठी खुशबू होती है। तो सालों से तब से वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक माइंडसेट बन गया है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट राइट। अच्छा, गाय के दूध से बना जो घी होता है, थोड़ी जी बहुत हमने इसमें चर्चा की, लेकिन मैं थोड़ा और इस पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं। जी, हेल्थ वाइज बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर ये डेली बेसिस पे अगर लिया जाए, कंज्यूम देखो, किया हेल्थ जाए? बेनिफिट्स इतने हैं
कि हम चर्चा करने जाएं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं आपको मोटा जितना हम मोटा मतलब ऊपर ऊपर शॉर्ट से में। आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि एक एक बॉडी पार्ट पे घी का क्या इम्पैक्ट है। हर बॉडी पार्ट के लिए हम कान, नाक, गला, नाभि सबका अलग अलग विवेचना कर सकते हैं। अलग अलग एज के ऊपर कर सकते हैं कि छोटे बच्चे के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा। प्रेग्नेंट वुमन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ओल्ड एज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, वर्किंग वुमन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो पूरा ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इन जनरल बताऊं तो भारतीय नस्ल का जो देसी गाय का बिलोना घी है, A2 बिलोना घी, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन ठीक है, गट हेल्थ ठीक है आपकी, तो कहते हैं ना कि पेट से अधिकतर बीमारियां शुरू होती है। हाँ, पेट से होती है। तो अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आप ठीक हैं। तो गाय का घी डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। जो हमारे पेट में जठराग्नि होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसको प्रज्वलित करता है। भूख ज़्यादा लगती है, अगर आप भूखे पेट 1 चम्मच घी एम्प्टी स्टमक खाएं तो वो बढ़ा देता है जो डाइजेस्टिव फायर है उसको। तो उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल जितने प्रॉब्लम्स थे, आपने कुछ गलत भी खा रखा है उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेगा। तो घी ये करता है। जैसे आपने चपाती के ऊपर घी लगा के खाया तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा, जिससे जैसे शुगर स्पाइक होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं तब बोलते हैं ना कि शुगर खाते ही स्पाइक होता है, खाना खाते हाँ। ही, तो वो जल्दी से स्पाइक नहीं होने देगा। गाय का घी के साथ में खाओगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से वो उसको कंज्यूम करेगा। तो पहली चीज़ हो गई गट हेल्थ। सेकंड चीज़ हो गई ब्रेन हेल्थ। जो हमारी मेंटल एबिलिटी है इसको बहुत अच्छे से ये काम करता है। इसमें लेनोलोइक एसिड होता है, ये एक बोलते हैं लेनोलिक एसिड होता है, CLC करके कहते हैं, और एक ब्यूटायरिक एसिड होता है। तो उस ब्यूटायरिक एसिड की वजह से बौद्धिक क्षमताएं हमारी बढ़ती है, जो बोलते हैं ना कल्पना शक्ति बढ़ती है, जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ती है, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उससे बढ़ती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देसी गोमाता का घी खाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। उसके अलावा जो आपको इन जनरल एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो ओके। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इंसोम्निया का भी है। इंसोम्निया के लिए गाय का घी बहुत अच्छा है। ओके। ये तो तो बहुत बड़ी बहुत आजकल बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आजकल। हाँ हाँ, बहुत बड़ी जिन प्रॉब्लम। लोगों को मैं आपको बताऊं एज अ रेमेडी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को भी नींद नहीं आती है रात को या डीप स्लीप नहीं आती है, तो वो लोग दोनों नेस्ट्राइल में एक एक ड्रॉप गाय का घी डालें, दो दो ड्रॉप गाय का घी डालें और फिर सो जाएं, तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी, उनको खराटे नहीं आएंगे और उससे मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। उसके अलावा एक चीज़ हो गया गट हेल्थ, सेकंड चीज़ हो गया मेंटल हेल्थ, थर्ड चीज़ हो गई उससे कि ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। जैसे एलर्जी होती है, कुछ एलर्जी होती है अलग उसको, अलग चीज़ों से अलग एलर्जी अलग चीज़ों होती से जो एलर्जी होती है वो भी नाक में घी डालने से ठीक होती है। जिसको बार बार छींकें आती हो, नींद नहीं आती हो, CNS से रिलेटेड कोई इश्यू हो, किसी को लकवा आ गया हो, तो भी नाक में गाय का घी डालने से बहुत असर करता है। जैसे कोई छोटे बच्चे हो, उनको कोई इश्यू हो कि उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो आप उनको दो दो ड्रॉप नाक में A2 घी डालना शुरू कर दीजिए, बिलोना घी डालना शुरू कर दीजिए, वो इम्प्रूव करेंगे। और जो बच्चे जनरली जिनका मेंटल एबिलिटी ठीक है उनको भी आप रोजाना अगर नाक में दो दो बूंद घी डालते हैं या देसी गौमाता के दूध के अंदर 1 चम्मच घी डाल के उसको फेंट के अच्छी तरीके से अगर पीते हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डीप स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इम्यूनिटी हो गया एक चीज़ कि इम्यूनिटी बहुत उससे स्ट्रांग होगी। उसके अलावा जॉइंट पेन, घी लुब्रिकेशन का काम करता है, तो आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनको लिब्रिकेट रखता है। तो साइनोवियल फ्लूइड कई लोगों का ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से जॉइंट पेन होने लगता है या कट कट की आवाज़ आने और लगती खास है, करके नी। नीज के अंदर ज़्यादा होता है। वो तो बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ही आजकल चलना फिरना इतना कम हाँ, हो गया लोगों का। तो उसके अंदर भी गाय का घी काम करता है। अगर आप चाहें तो गाय का घी अगर आप खा रहे हैं रोज़ाना, तो आपको जॉइंट पेन भी नहीं होगा। जॉइंट पेन नहीं मतलब कोई सा भी जॉइंट हो, वो सारे जॉइंट्स आपके लुब्रिकेट रहेंगे। तो मेन ये हो गया। उसके अलावा जैसे यूजेस की हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये वरदान है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कैसे, जो जो गर्भवती महिला है उसके लिए कैसे ये घी फायदेमंद है? देखिए, जब से गर्भ धारण करते हैं हमारे यहाँ तो जो 16 संस्कार है ना उनके अंदर मैंने बताया आपको कि गाय को जोड़ा गया, गाय के घी को जोड़ा गया। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको थर्ड फोर्थ मंथ से देसी गोमाता के दूध के अंदर घी डाल के, बिलोना का घी डाल के पीना शुरू कर देना चाहिए। तो वो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है,
बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। हमारा जो बॉडी है ना सर, वो एक्चुअल में फैट से ही बना है। सारे टिश्यूज़ फैट हैं, उनके ऊपर फैट की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और सेल्यूलर लेवल पे भी फैट है। तो उन सब फैट को गुड फैट चाहिए। एक और चीज़ है, बिलोना जो घी है वो गुड फैट को इम्प्रूव करता है, और जो बैड फैट है उसको कम करता है। जो ओके। HDL है वो बढ़ाता है और LDL को कम करता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो हम घी के बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, उसमें मैं बताना भूल गया आपको कि कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई हार्ट का इश्यू है तो घी नहीं खाना है। अच्छा। जबकि भारतीय नस्ल की गोमाता का जो घी है, बिलोना घी है, वो हार्ट हेल्थ के लिए और बढ़िया है, वो खाना चाहिए। ये हार्ट की हेल्थ के लिए। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी को हार्ट इश्यूज है तो उसे बिलोना का घी यूज़ करना चाहिए। वो उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। अब ये सब रिसर्च गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल अभी हुई है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बस आप ये खाओ, वो उसको जैसे काम करना है वैसे वो काम कर देगा। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए घी कैसे काम कर सकता है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रेगनेंसी में मैंने कहा कि एक तो जो आप डाइट ले रहे हैं, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक और बेबी है जो जिसको रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की। तो आप देखते हैं कि कई बार ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कई बार थकावट लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनके लिए घी बहुत अच्छा है। एक तो घी एनर्जी का सुपर फूड है घी, तो एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स है। आपने घी खाया और एनर्जी आ जाएगी। जैसे ये चीनी से इंस्टेंट एनर्जी नहीं आती, पर चीनी से जो इंस्टेंट एनर्जी आती है वो बाद में सेहत को ख़राब करती है। जबकि घी से जो एनर्जी आती है वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल एनर्जी है जो हमें चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम घी थोड़ा हमें बढ़ा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको पोषण अच्छे से मिलेगा। जो फैट नया जो टिश्यूज़ बन रहे हैं, जो बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर घी का बहुत ही एक क्रिटिकल यूज़ है, उसको चाहिए वो। तो वो अपन को यूज़ करना चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि अगर आप पूरा प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है उसके अंदर बिलोना का घी खाते हैं तो उससे नेचुरल बेबी बर्थ का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इस पर भी स्टडी हो रखा है। तो अभी आप देखते हैं कि अधिकतर लोगों को सी सेक्शन करवाना पड़ता है या ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो अगर आप घी खाएंगे तो वो एक चीज़ रिजॉल्व होगी। उसके अलावा क्या होता है, बेबी बर्थ के बाद में जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो घी जो है ना उसमें रिजुविनेटिंग पावर है, जो हीलिंग पावर है, वो सेल्स लेवल पे इम्प्रूवमेंट करता है। तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ संस्कृति थी, जैसे मेरी मदर, मेरी दादी, आपकी मदर और आपकी दादी ने प्रेगनेंसी के टाइम घी खाया होगा, वो उनके कल्चर में बना हुआ है। अभी जब से ये न्यूक्लियर फैमिलीज हुई है तब से घी का कल्चर कम हुआ है। बाकी पहले लोग घी खाते थे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाते थे, और प्रेगनेंसी में स्पेशली बोला जाता था। मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में बात थी कि भाई प्रेग्नेंट वुमन है तो इसको घी ज़्यादा डालना, या मैंने मेरी प्रेगनेंसी के अंदर 10 kg घी खाया, मैंने मेरी प्रेगनेंसी में 15 kg घी खाया। ये एक जनरल टॉक होती थी। तो वही है कि साइंस अभी इसको डेवलप कर रहा है, उन्होंने पहले से कर रखा है। और हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, जो एशिया स्पेसिफिक लोग हैं, वो सारे लोग आप रिलेट कर पाएंगे कि वो घी खाते ही हैं प्रेगनेंसी के टाइम और आफ्टर पीढ़ियां दर प्रेगनेंसी भी पीढ़ियां खाते ये हैं। चले आ रहे हैं। और जो आपने लॉजिक बताया, जो जिसका साइंटिफिक रीजन है, उसकी वजह से लोग इसको फॉलो। बट अभी तो ये जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं, इस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचेगी नहीं ना वहाँ तक पहुंच ही तो। नहीं रहे अभी। अभी देखो लोगों को क्या, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जाते ही आपको बोलता है घी बंद कर दो, हाँ। है ना। उसका रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट में जो घी मिल रहा है उसमें से 70% घी जर्सी, हॉलिस्टन या फ्रीजियन का है। देखो भारत के अंदर जितना गोवंश है, हालांकि मैं जर्सी को, हॉलिस्टन, फ्रीजियन को गाय ही नहीं मानता, वो एक पशु है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। गाय को मैं कभी गाय नहीं बोलता, गाय मेरे लिए गोमाता है। हमारे कस्टमर्स भी हमें फ़ोन करते हैं ना कि आपके पास कितनी गाय हैं, मैं बोलता हूँ हमारे पास इतनी गोमाता हैं, अच्छा, है ना। आप तो गौ वो माता ही हमारे बोलते हमारी हैं। बोलचाल की भाषा में वो मातृत्व हमारे अंदर आ गया है, वो हम लोग बेटे की तरह हम बिहेव करते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था कि जो जर्सी और हॉलिस्टन जो है वो अराउंड अराउंड भारत के अंदर 70% है। जो पॉपर पॉपर जहाँ से हम दूध कलेक्ट करते हैं, जितना टोटल मिल्क कलेक्शन होता है, तो 70% जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन का है, 30% इंडियन काउस का है। तो मार्केट में जो भी मिल रहा है
मान लो मार्केट में जो भी मिलेगा वो चीप रेट्स में मिल रहा है, जिसका A2 है वो तो थोड़ा अपर प्राइस में बेच रहा है, और उसको केवल प्रीमियम लोग खरीद रहे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज है। ऐसी बात नहीं है कि केवल जो अफोर्डेबल है वही लोग खरीदते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर कि जो घर पे घी यूज़ नहीं कर सकते, कि भाई बहुत महंगा है, 1600 रुपये 1800 रुपये बिलोना घी का कॉस्टिंग है, तो कैसे हम उसको करें, लेकिन वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये घी लेते हैं ताकि इसका कि डेवलपमेंट अच्छा भविष्य हो, के लिए। उसके भविष्य के लिए, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो वो प्रेम, वो कहते हैं बाकी हम लोग घी नहीं खाते, दिया जलाने के लिए हम दूसरा घी यूज़ कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, बोलते हैं खाने में हम घी नहीं खाते लेकिन दिया बिलोना के घी से जलाएंगे, क्योंकि हमारी उनके प्रति आस्था है। आस्था प्रेम में आप जो बेस्ट है वो उनको देंगे, जो राइट। आपके पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल है। तो मार्केट में डॉक्टर मना क्यों करता है घी के बारे में, क्योंकि डॉक्टर को ये पता है कि अगर मैं इनको घी खाने का बोलूँगा तो चांस है ना कि वो जर्सी होलिस्टन फ्रीजियन वाला खाएंगे, या नकली खाएंगे, एडल्ट्रेटेड खाएंगे, 2 साल 5 साल पुराना पड़ा हुआ खाएंगे जो पैक होके आया है डिब्बों में। तो इसके लिए वो इन जनरल बोलता है कि भाई घी खाना बंद कर दो। जबकि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो BAMS सर्जन्स भी हैं, BAMS हमारे कम्युनिटी में, और बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं। हमारे खुद के कंज्यूमर लिस्ट के अंदर लगभग 40 से 45 डॉक्टर्स हैं, ओके। एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो A2 घी खाते हैं। हमारे आप कंज्यूमर, आपको पता है हमारा कंज्यूमर कौन है? हमारे कंज्यूमर पॉलिटिशियंस हैं, RS हैं, IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं, जो बहुत अच्छे पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हैं, जो खुद एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं पर अपने घर के लिए A2 घी यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो क्या होता है ना कि मिसकंसेप्शन जिसको है वो नहीं खाता, जिसको नॉलेज है उसको पता है कि भाई, जिसको पता है उसको तो पानी का भी नॉलेज पता है कि भाई पानी कब पीना चाहिए, सुबह उठ के पीऊँगा तो वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा सेहत बढ़िया के है। लिए, ठंडा पानी अच्छा नहीं है। बट हमको कोई बता नहीं रहा कि ठंडा पानी नहीं पीना है। सारी पब्लिक, आज सबके घर में फ्रिज है, सब बोतल निकालते हैं और उससे पानी सीधा पीते हैं, मुंह लगा देते सीधा मुंह लगा के पीते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे शास्त्रों में पहले गिलास की परंपरा ही नहीं थी, लोटा होता था, हैं। हाँ। लोटे से पानी पिया जाता था, राइट। और वो भी मटकी का पानी जो मिट्टी के अंदर रहा हो और नेचुरली ठंडा हो, जितना उसका उसका भी तो फिर एनवायरमेंट एक हो, साइंटिफिक रीजन है कि उसका एक मटका। साइंटिफिक रीजन है। वरना आप सोचो कि वो इसलिए नहीं, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने फ्रिज इसलिए इन्वेंट नहीं किया, वो बीमारियों का घर है। आप आज आटा लगा के रख लोगे और 3 दिन तक उसी आटे से खाना खा रहे हो। आपको पता है आटा सुबह से शाम तक में वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जबकि आजकल हर घर में पुराना आटा खा रहे हैं, हर घर वाला वो बोतल वाला पानी पी रहा है, प्लास्टिक की बोतल है, ठंडी हो रखी है, चिल्ड, आए पानी पिया। इससे होता क्या है, जैसे आपने ठंडा पानी घटाघट पिया फटाफट से, डायरेक्टली वो अंदर गया। अब हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, मान लो कि वो 37 डिग्री है और आपने पानी पिया है 4 डिग्री का, ठंडा पानी पिया है, तो अब वो जाते ही ठंडा पानी वहाँ आया तो जो सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो चारों तरफ से आके उसको ठंडे को गर्म करने पे लग जाता है। बॉडी अगर कहीं पे कुछ ठंड लग रही है तो अंदर से ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करती है, जब तक उसकी कैपेसिटी हो। वो बाकी फंक्शंस को रोक देती है जो उसके काम के हैं, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है कि भाई यहाँ पर कुछ ठंडा हो गया है तो इसको गर्म करना, वरना ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। अगर आप सोचो कि ऑर्गन को लगातार हम 3 घंटे तक 4 डिग्री पे रखें तो ऑर्गन फेल हो जाएगा ना। तो जैसे ही ठंडक आती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है कि इसको गर्म करो। गर्म कर कैसे करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, फटाफट से उस पर सर्कुलेट करके उसको गर्म करने का ट्राई करेगा, डाइजेस्टिव हीट को बढ़ाएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, अपन ने ठंडा पानी पिया तो आप बोलते हैं ना कि गला खराब हो गया, मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था। कभी इसलिए कभी हुआ ऐसा है। होता है। क्यों होता है कि वो हीट का डिफरेंस है। आप गर्मी से भाग के आए, पसीने में थे, बॉडी गर्म हो रखी थी, टेम्परेचर 37 से भी ज़्यादा हो रखा था, और आपने पानी पिया तो उसने अपना पूरा इफेक्ट लगाया, लेकिन फिर भी वो एक एलर्जिक रिएक्शन हो ही गया जहाँ पे वो काम नहीं कर पाई, जहाँ आपका इम्यून थोड़ा सा कम हुआ या वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं कर पाई उसको ठीक, तो उसकी वजह से आप बीमार हुए। बॉडी बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसके पास इतने सारे वेपन्स हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। आप कुछ भी गलत खा लें, ठंडा खा लें, उसको ठीक करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हम इसको अच्छा तो कुछ दे ही नहीं रहे।
जिससे कि ये अपने आप को हील करे, और बुरा बुरा दे रहे हैं तो वो क्या कर रही है कि उसको न्यूट्रल करने में उसकी सारी एनर्जी जा रही है। जो उसकी फंक्शनल जो चीज़ें हैं उन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, हीलिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही, मेंटल जो पीस है उस पे ध्यान नहीं दे पा रही। सर अब तो मतलब जो आप बता रहे हो ना, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की सारी चीज़ों को लेके, अब तो ऐसा हो रहा था कि बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, होता है ना, हाँ, आ बैल मुझे मार, वो वाली बिल्कुल कहानी हो रही है। बिल्कुल। राइट राइट। तो डॉक्टर जो मना करते हैं उसका मेन रीजन यही रीज़न है। यही होता और है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो अभी बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि गाय का घी खाओ। मेरे पास अभी कॉल आते हैं कि सर मेरे को बिलोना का घी खाने के लिए मेरे डॉक्टर ने बोला है, तो मेरे को अच्छा A2 भारतीय नस्ल की देसी गाय का बिलोने से बना हुआ घी चाहिए। समझ गया। और डॉक्टर्स इसके ऊपर अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं ये बहुत अच्छी बात है। थैंकफुल हूँ उन डॉक्टर्स का जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो इतना ख़राब कर रखा है बाकी लोगों ने कि भाई घी है तो ख़राब है। तो ऐसा नहीं है कि घी ख़राब है, जो घी आप खा रहे हो वो ख़राब है। सर एक और चीज़ है, अभी जो जनता है दो भागों में बटी हुई, पहले तो मैं पहले पार्ट पे आता हूँ। जी लोग है ना आजकल वेगन बनते जा रहे हैं। जी मतलब जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, नॉट यूजिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट, मतलब चाहे वो दूध हो या चाहे वो घी हो, जी। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, वेगन के ऊपर मेरा विचार ये है कि वेगन हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में गाय माँ है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे घर का हिस्सा है, और उसके जो उत्पाद है वो हमारे लिए प्रसाद है, इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा नई मॉडर्न साइंस क्या कहती है, मुझे तो स्पेसिफिकली उससे कोई लेना देना है नहीं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं करूँगा ही। लेकिन मैं वीगन के ऊपर आपको थोड़ा सा बताऊँ कि वीगन जो ये संस्कृति है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, जो वेस्टर्न से इंडिया में आई है। और वेस्टर्न में वीगन बनना क्यों ज़रूरी था, उसका रीज़न ये है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि वहाँ पर क्या है कि काऊ एक इंडस्ट्री है, वहाँ भारतीय नस्ल तो है नहीं। उन्होंने लैब के अंदर ऐसा एक एनिमल डेवलप किया है जो ज़्यादा दूध देता है, और उस दूध को लोग पीते हैं, और वो दूध सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो हम भी मानते हैं कि भाई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मिल्क है, जो जर्सी हॉलिस्टन फ्रीजियन का मिल्क है, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो भारतीय जैसा कुछ है ही नहीं, इंडियन ब्रीड्स है ही नहीं। तो उन्होंने तो क्या किया कि दूध के लिए वो बनाया एक जानवर, और उस जानवर का वो दूध कई सालों तक पी रहे थे। और साइंटिफिक स्टडी में यही प्रॉब्लम है। साइंटिफिक स्टडी और आयुर्वेद में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ हर 10-20 साल बाद चीज़ें बदल जाती है। पहले बोलते हैं कि ये खाओ, पैरासीटामोल हमने इन्वेंट कर दिया, बहुत लंबी चौड़ी हा हल्ला हुआ कि हमने तो ऐसा कुछ खोज लिया जो पेन को ख़त्म कर देगा। अब बोल रहे हैं यार पैरासीटामोल खाने से तो लीवर ख़त्म हो रहा है, तो हाँ। पैरासीटामोल को बैन करो, नींबू स्लाइड को बैन करो। अभी वैक्सीन बना ली, सबको लगाओ सबको लगाओ, अब बोल रहे हैं उससे तो हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो मतलब वो हर बार बदल रहे हैं, हर 10-20 साल में कोई बदल जा रहा है। जबकि सनातन जो संस्कृति है, जो हमारा आयुर्वेद जो कहता है ना, वो 5000 साल पहले उसने जो बोला है वो आज भी आज भी एप्लीकेबल वही है। है। और उसमें उन्होंने कभी चेंज नहीं किया कि अभी भाई समय बदल गया है तो ये मत करो। इतना लंबा, उतना डीप थिंक उनके पास था कि जो उन्होंने दिया वो सही था। तो हम बात कर रहे थे वीगन की, तो वीगन उनका कल्चर क्या है, एक तो क्रूअल्टी। वहाँ बछड़े, अपने यहाँ जो बछड़े हैं वो काम के हैं, वो ऊर्जा बनाने के काम आते हैं। बैल है जो खेत जोतने के काम आते हैं, जो बिजली बनाने के लिए भी अभी कुछ चल रहे हैं उनमें काम आते हैं। हम लोग कोल्हू का तेल बेचते हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, कच्ची घानी का तेल। मूंगफली, सरसों और तिल का तेल हम लोग बेचते हैं गव्या मार्ट में, तो उसको हम कोल्हू से रन करते हैं, तो हमारे बैल वहाँ काम आते हैं। ब्रीडिंग में हमारे बैल काम आते हैं, आगे अच्छी नस्लें सुधार हो, ज़्यादा दूध देने वाली गाय बने, उसके लिए बुल अच्छा होना चाहिए, उसकी फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, पिता के ऊपर काफ़ी सारे गुण आते हैं बच्चे के। तो हमारा कल्चर ये है। वहाँ तो बछड़ा उनके लिए कुछ काम का नहीं है, वहाँ केवल काऊ काम की है। तो वो होते ही बछड़े को अलग कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत ही गंदी इंडस्ट्री है डेयरी इंडस्ट्री इन यूरोप एंड जो जो मॉडर्न वेस्टर्न वेस्टर्न पूरा। वर्ल्ड है उसके अंदर। तो वहाँ पर लोग पहले यूज़ कर रहे थे ये, उसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। उसके अलावा वो लोग नॉनवेज भी यूज़ कर रहे थे, क्रूअल्टी भी कर रहे थे गाँवों पे, गायों पे। तो और जो दूध आ रहा था वो सात्विक नहीं था। तो उसकी वजह से वहीं पे रिसर्च हुई। कोई भी चीज़ गलत कर लो, करते रहो कितने ही सालों तक, फिर कोई रिसर्च कर लो कि भाई ये मत करो, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अब मत खाओ, तो आपकी बॉडी ठीक वेगन बन रहेगी, जाओ। आप वीगन बन जाओ। तो एक होता है ना कि बिना सोचे समझे, अब उनकी तार्किक बुद्धि वहीं तक है कि भाई जैसे घी, एक तो होता है कि अच्छा खाओ, एक होता है कि घी खराब है तो बंद कर दो। तो किसी चीज़ को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंक्लूजन पे आते उसका सीधा। कंक्लूजन होना चाहिए कि क्यों बंद कर रहे हैं, इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या है।
क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है। नहीं, आपने जो सही लॉजिक बताया, आपने मतलब ये वेस्टर्न वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कहीं न वीगन कहीं या आया है। वेगन मैं व्हाटएवर। भारतीय लोगों को कहूँगा कि आपको दूध दही खाना चाहिए, ये हमारा कल्चर है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज नहीं तो कल इस पे रिसर्च होगी और सारी चीज़ें ये रॉन्ग प्रूव होगी कि ये वीगन जो है वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। जो करेक्ट, स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस है उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। करेक्ट। तो हमने एक जनता की तो बात कर ली, वो कहते हैं कि आप कोई भी मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स या वो सब यूज़ मत करो। वेजिटेरियन से भी 2 कदम आगे चले गए। अब दूसरी जनता वो है जो सब खाती है, मांस मच्छी खाती है। हम्म। अब उसमें देखो, जो मांस खाने वाले लोग हैं वो तो इस लॉजिक से समझते हैं कि हम चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, हम्म। बीफ क्यों नहीं खा सकते। देखिए, इसके अंदर स्पिरिचुअल और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ, तो हो सकता है मेरा आंसर बायस हो, लेकिन मेरे लिए वो माँ है। मेरी वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौतिक सारी सुविधाओं को नहीं, देने अब तो वाली है। काफ़ी चीज़ें बता मेरे दिया लिए इनफैक्ट। जननी है वो। तो मेरे को तो गुस्सा है उस व्यक्ति पे जो खाता है। और मैं तो इस टॉपिक पे बात भी स्पेशली नहीं करना चाह रहा था कि कैसे ऐसे कैसे लोग होते होंगे जो खाते होंगे। तो देखिए, कोई चीज़ मैं साइंटिफिक आंसर तो आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के लिए अगर आस्था का केंद्र है, अगर बहुत लोग उसे माँ मानते हैं, तो फिर आप उसको उनके इमोशंस को खराब क्यों करना चाहते हैं। एक तो वो लॉजिक हो गया कि आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। बाकी आप साइंटिफिक देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब ही करता है। जो जनरल भी जो नॉन वेज है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो उन्होंने एक, मैंने कहा ना कि मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट आते हैं 20 साल 30 साल बाद वो चेंज होते हैं। पहले वो बोल रहे थे कि इसमें प्रोटीन है खाओ, अभी बोल रहे हैं कि ये अच्छा प्रोटीन नहीं है। भाई, प्रोटीन दूध में भी है, प्रोटीन मूंग में है, दालों में है, और बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जिनसे हम अच्छा प्रोटीन गेन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत ये चीज़ है और नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि आप ऐसा ना करें और फुल्ली वेजिटेरियन बने। वीगन ना बने बट वेजिटेरियन तो कम से कम बने। किसी जीव को मारकर खाना आपको लगता है कि किसी भी एंगल से किसी भी संस्कृति के लिए अच्छा होगा? हम साइंटिफिक रिसर्च में जाते ही नहीं हैं, पर आप मानो कि कोई भी एक लाइव थिंग है जो जो जीता है, जो जो एक सोसाइटी है उसकी भी, जैसे ह्यूमंस की सोसाइटी है वैसे ही एनिमल्स की सोसाइटी है। वो भी बच्चे करते हैं, उनका भी परिवार है, वो भी सारा सिस्टम चलाते हैं। तो किसी भी जानवर को खाना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और इसके साइंटिफिक एविडेंस भी है आज तो कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो कम हो रही है। बहुत सारे चिकन पॉक्स और ऐसे बहुत सारी नई नई बीमारियां उनमें आ रही है। बीच में तो ये भी आया था कि जिन लोगों ने, जो लोग जो नॉन वेजिटेरियन, ये वेज नॉन वेज जो खाते हैं, उनको बीमारियां जल्दी होती है, उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। कोविड के टाइम भी ऐसी बातें थी कि उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मेरे सारी। को साइंटिफिक एविडेंस उतने ज़्यादा नहीं पता इस पे, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक कारण एनफ है उस चीज़ों को रोकने के लिए। और ये एक रीज़न ऑफ कोर्स जो गौ माता की हत्याएं इस रीज़न देखिए, की वजह से हमारी जो सरकारें हैं वो अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रयास है, मतलब प्रयास सरकार। वो कर रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट बंद हो, कम हो, ख़त्म हो। जितने भी लोग कर रहे थे तो धीरे धीरे, अभी शायद रिसर्च हुई थी कि उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है लीगली तो। लीगली तो लेकिन बैन है। लीगली आई थिंक बैन है। और बाकी भी जो चीज़ें कर रही है, देखो मैं आपको क्या बताया कि गाय को कोई, एक आपने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि आप गाय को माँ क्यों मानते हो और उसको राष्ट्रमाता बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। लोगों के बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो माँ है ना। और मैं मेरे जैसे 1 अरब लोगों को खड़ा कर दूँ जो गाय को माँ मानते हैं, तो वो एक कम्युनिटी अगर किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर देना तो वो चीज़ अपने आप ऑथेंटिकेट हो जाती है। भाई, जो नेता होंगे वो भी तो हम में से ही होंगे, वो भी हमारे लोगों को मानने वाले ही होंगे। हम में से ही कोई निकलेगा कल को नेता बनेगा। जो आज यूथ देख रहा है वो कल किसी बड़ी पोजीशन पे होगा। तो मेरा कहना तो यही है कि गौ माता दिल से मानना ज़रूरी है। पहले गाय मन में होगी, फिर घर में होगी। आपने दिल से कहा, बट आपने जो अभी तक जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है इस पॉडकास्ट में, आपने सारे रीज़न बताए हैं, सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जितनी भी चीज़ें, गौ माता के दूध से घी, गौमूत्र, गोबर, देखिए, मैंने सारी चीज़ें सबके बताई आपको है। साइंटिफिक रीजंस साइंटिफिक बताए। रीज़न बताया आपने। देखिए, अगर मेरे को सिर्फ आयुर्वेदिक बताना होता तो मेरे लिए तो एक लाइन है कि इस ग्रंथ में लिखा है इसलिए खाना है।
बाकी कोई नो आंसर। लेकिन मैं इसको साइंटिफिकली वे में भी प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, जो आप गोमूत्र है उससे ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को ऐसा ऐसा हेल्प कर सकते हैं। सर, हमने जैसे कई तरह के मतलब प्रकार के घी और आपने कई चीज़ें बताई। गव्य मार्ट में घी के अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स हैं और लोग कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ कहाँ परचेज कर सकते हैं? गव्या मार्ट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव 40 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सारे के सारे गाय से, आयुर्वेद से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, पंचगव्य से जुड़े हुए हैं। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो गव्या मार्ट बिलोना घी है। सेकंड जो हमारा है गिर काऊ घी है, बिलोना मेथड से बना हुआ। उसके अलावा थर्ड हमारा पंचगव्य नश्या ड्रॉप करके एक प्रोडक्ट है, ओके। जिसमें गाय के 5 गव्य हैं, दूध, दही, गोबर रस, गोमूत्र और घी। उससे एक नस्ट्राइल ड्रॉप हमने बनाई है जो इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए काम करती है। उसके अलावा काऊ डंग से हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक तो काऊ डंग हवन कप्स हैं जो पूजा में, हवन में, यज्ञ में, अग्निहोत्र में काम ले सकते हैं। उसके अलावा हमने एक मिनी हवन कप्स बनाए हैं। जैसे पहले हम लोग, हमारे घरों में लोग हवन करते थे, लेकिन अभी किसी को टाइम नहीं है। और अभी अगर मैं आपको बोल भी दूं कि सब लोग हवन करना चालू करो, तो लोग हवन कर भी नहीं पाएंगे, इतने सारे इंग्रेडिएंट, वैशल, फिर इतना टाइम। तो हमने एक छोटा मिनी हवन कुंड बना दिया है, सांब्रानी हवन कप हम उसको बोलते हैं। उसमें सारी हवन सामग्री है, गाय के गोबर से उसका वो कप बना हुआ है, उसको जलाएंगे, उसमें पंचगव्य है, तो पूरा हवन का आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। और गोबर जलाने से जो ऊर्जा मिलती है जिसकी हमने बात की अर्लियर, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा गाय के गोबर से बनी धूप बत्ती हमारे पास में है। जो हम लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं घरों में पूजा के लिए, उसकी जगह हमें धूप बत्ती यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे गोबर जलेगा तो पॉजिटिविटी आएगी। और जो एरोमा थेरेपी जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी आपको एक तरीके से हेल्प करेगी हेल्थ में। उसके अलावा आयुर्वेद से रिलेटेड भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। गोमूत्र अर्क हो गया हमारा एक प्रोडक्ट है। उसके अलावा गोमूत्र शोधित त्रिफला चूर्ण हमारा एक प्रोडक्ट अच्छा, है। त्रिफला भी है। त्रिफला भी है जो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए, आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारे पास में ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर है, जो हाई करक्यूमिन टर्मरिक, लैक्डोंग टर्मरिक जिसको बोलते हैं, जिसमें 8 to 9% करक्यूमिन पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमें सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह रॉक साल्ट या पिंक सॉल्ट खाएं, तो वो भी हम लोग रखते हैं। उसके अलावा कच्ची घानी के तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, जो कोल्ड प्रेस वे से बनाए गए हैं और अच्छी तरीके से हम लोग वो लोगों को पहुंचा रहे हैं ताकि उनको अच्छी चीज़ें मिल सके। उसके अलावा ऑर्गेनिक जैगरी क्यूब्स, जैगरी गुड़। पाउडर, गुड़, गुड़। आंवला कैंडीज, मतलब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो किचन के अंदर यूज़ होता है और जो खराब यूज़ हो रहा है आज किचन में, उसकी जगह हम कोई अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं। जैसे चीनी यूज़ हो ही रही है, तो चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर लो, पाउडर, जैगरी पाउडर यूज़ कर लो। उसके अलावा जैसे ऑयल यूज़ हो रहा है, रिफाइंड ऑयल सारी दुनिया यूज़ कर रही है, उसकी जगह हम कच्ची घानी ऑयल दे रहे हैं। हल्दी आप हर घर में यूज़ कर ही रहो, उसकी जगह आप लैक्डोंग टर्मरिक यूज़ कर लो। उसके अलावा आप जैसे सॉल्ट यूज़ करें, उसकी जगह रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को रोज़ एक आंवला खाना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बोलते हैं। तो आंवला वो रोज़ कैसे खाएगा? तो हमने आंवला की कैंडीज़ बना दी, एक स्वीट फॉर्म में, एक चटपटे फॉर्म में। तो रोज़ाना 4-5 कैंडी खाओ तो वो आपको विटामिन सी मिल गया। उसके अलावा घी है हमारा, जैसे विटामिन में टोटल जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन आपको घी से मिल जाएंगे। जो विटामिन सी है, वाटर सॉल्यूबल है, जो घी में नहीं होता, वो आपको आंवला से मिल जाएगा। तो ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमने वो सब लॉन्च कर रखी है। जैसे मार्केट में च्यवनप्राश है, तो हमने एक गव्यप्राश करके लॉन्च कर रखा है। गव्यप्राश। गव्यप्राश, तो गव्यप्राश एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको इम्यूनिटी भी देता है, एलर्जी से भी ठीक, एलर्जी से भी उसको, एलर्जी को क्योर करने का, क्योर करता है, समझ गया। एलर्जी को हटाता है। उसके अलावा स्टेमिना, बल, बुद्धि को बढ़ाने वाला जो च्यवनप्राश है वो है। उसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स भी सारे नेचुरल हैं, जो उसमें हमने घी यूज़ किया है, हनी यूज़ किया है, तिल का तेल यूज़ किया है, हरे आंवले यूज़ किए हैं, बहुत सारी हर्ब्स का यूज़ किया है, स्वर्ण भस्म यूज़ किया है, और उसको चीनी से नहीं मिश्री से बनाया है। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव वे में। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अल्टरनेटिव गव्या मार्ट प्रोवाइड कर रहा है।
और ये जो है सारा ऑनलाइन जो आपकी जो वेबसाइट है जी जी, हमारी जो gavyamart.in, गव्यमार्ट.in जो है वहाँ पर अवेलेबल है, अमेजोन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जियो मार्ट पे है। धीरे अभी जल्दी हम क्विक कॉमर्स पे भी क्विक आने वाले कॉमर्स हैं। पे, हाँ मैं उस पे आने हाँ वाला था हाँ, क्योंकि क्विक कॉमर्स पे आजकल हम जल्दी ही आएंगे। असल में क्या होता है कि छोटी गौशालाओं के लिए क्विक कॉमर्स पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हर स्टेट में हर लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट पड़ा होना चाहिए, तब वो उसका अच्छा इफेक्ट। फ्रेंचाइजी भी तो देते हैं ना? अभी फ्रेंचाइजी भी हम लोग देना शुरू कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं दी है। ओके। बाकी हम फ्रेंचाइजी भी देते हैं, तो उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी कोई भी प्रोडक्ट गव्या मार्ट का ख़रीदना हो तो www.gavyamart.in पे जा सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। या हमारा कस्टमर केयर नंबर है, हमारे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं करना जानती। कोई बुजुर्ग लोग हैं जो इससे हाँ रिलेट कर हाँ रहे हाँ हाँ हैं हाँ हाँ। और उनको ऑर्डर करना है, तो हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 7073667733। अब इसमें जो फाइनल मैसेज है टू ऑल, एटलीस्ट मैं कहूँगा टू द यंगस्टर्स, यूथ, क्योंकि वही फ्यूचर है, वही भविष्य है देश का, बिल्कुल और वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिल्कुल। और आपने कई चीज़ें बताई, उनको आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? और ओवरऑल हमारे जो भी आपने गौ माता के बारे में कई चीज़ें आपने बताई, ओवरऑल टू द यूथ एंड ऑफ कोर्स टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है सारी ऑडियंस को, सुनने वाले लोगों को, कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने जीवन में सात्विकता का प्रयोग करें, पंचगव्य का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, दिनचर्या को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जीवन जिएं, उसके अकॉर्डिंग जीवन जीने की कोशिश करें। अपने मन में गाय को लाएं। जो व्यक्ति जहाँ है जैसा है वहीं से गौ सेवा से जुड़ सकता है, गौ सेवा से जुड़ें। आपके जीवन के अलग एस्पेक्ट आपके जीवन में आने लगेंगे। गाय आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग करेगी। तो किसी भी तरीके से गाय से जुड़िए। तो सर बहुत बढ़िया लगा सारी चीज़ें जान के, आपका जो वेंचर है, ई कॉमर्स आपका प्लेटफॉर्म, और ख़ास करके जो गौ माता को लेके जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जी मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली। जैसे आई वाज शॉक्ड कि जैसा आपने गोबर के बारे में बताया जिन्होंने दीवारों में लगा रखा था, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तब की बात की, जी तो जी। ये तो एक बहुत ही अद्भुत, मतलब ये एक पॉडकास्ट, मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस को क्या जानकारी मिले ना मिले, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और डेफिनेटली जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे सुनेंगे बिल्कुल उनको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे थैंक यू। आप आए, और थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, ट्रूली थैंक वंडरफुल। यू।